हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया वो कर रहे हैं हम। इसी कड़ी में आज 9 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन एनटीपीसी का जीएस का पूछा गया था वो हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो 10 वीडियो हमने 10-11 वीडियो हो चुके हैं इसी सीरीज़ के। ये 12वां वीडियो है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, यानी ऐसा स्मारक जो अभी तक जो है जीर्णोद्धार किया गया है जिसका और संरक्षण किया गया है उसका प्रमाण है। तो इसका ऑप्शन है सांची स्तूप, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, या इंडिया गेट दिल्ली का, या फिर पालिका बाजार। तो देखिए, सांची स्तूप ऐसा है जो अभी तक संरक्षित रखा गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? सांची स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप को अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के शायद रायसेन जिले में है। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा देश है? वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया है। रशिया के बाद में कनाडा है। कनाडा के बाद में चाइना है। चाइना के बाद में अमेरिका है। अमेरिका के बाद में 5वें नंबर पे ब्राज़ील है। फिर 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और फिर 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर इंडिया है और जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो 6ठे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? यूएनओ में बहुत सारे अंग हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें से पूछा जा रहा है पेरिस में एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, है ना। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? यूनेस्को का अंग है, यूनिसेफ का अंग है, या फिर आईएलओ का अंग है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूएनयू का अंग है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो यूनेस्को है। पेरिस में ही यूनेस्को का भी मुख्यालय है, और यूनेस्को में ये जो संस्था है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, ये यूनेस्को की एक संस्था है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस आंदोलन का लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था? चिपको आंदोलन में क्या था कि वृक्षों से चिपक करके वृक्षों की रक्षा करने के लिए लोग आंदोलन चलाए थे। इसी तरीके का एक आंदोलन दक्षिण भारत में, ठीक है ना, कन्नड़ ज़िले में वनों की रक्षा के लिए कौन सी आंदोलन ऐसे ही चलाई गई थी? तो इसका आंसर है एपिको आंदोलन। ठीक है, इसका ऑप्शंस है अलबैधा आंदोलन, या फिर दिल्ली चलो आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर एपिको आंदोलन। तो एपिको आंदोलन है जो कि उत्तरी कन्नड़ जिले में चलाई गई थी। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ठीक है, तो ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं। ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह, है ना, सिपॉय म्यूटिनी के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सैनिक विद्रोह यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय कैनिंग गवर्नर जनरल वायसराय थे। यही आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग थे। ठीक है, ये हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है ना? नेशनल वाटरवे 2, NW2। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को नेशनल वाटरवे 2 घोषित किया गया है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है डैश ने ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लेखन में किया जाता था? किस व्यक्ति ने ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि को व्याख्यायित किया, यानी फेस पर लाया, इसकी व्याख्या की? तो देखिए, ब्रह्मी लिपि क्या है? ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ये। ठीक है, खरोष्ठी लिपि जो है ये ईरान के अरामाइक लिपि से निकली है। ठीक है, और ये जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, इधर से इधर। ठीक है, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू वगैरह लिखी जाती है, उर्दू अरबी वगैरह। तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो यही पूछा जा रहा है कि खरोष्ठी और ब्रह्मी पर किसने व्याख्या किया इसकी? ऑप्शन है कनिंघम, व्हीलर, मार्शल, या फिर जेम्स प्रिंसेप।
तो देखिए जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति है जिसने ब्राह्मी लिपि और जो है खरोष्टी लिपि को व्याख्यायित किया, ठीक है। इसीलिए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय भी जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, टीपी या फिर HTTP या फिर HTP या फिर CP। तो देखिए HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए ताशकंद समझौता जो हुआ था ताशकंद समझौता एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन पता चल जाएगा इसका ईयर क्या है। हाँ 1966 में हुआ था, ठीक है। 1966 में ताशकंद प्रोटोकॉल हुआ था। देखिए ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री ने जो है सिग्नेचर किया था और अयूब खान ने किया था। देखिए इसका थोड़ा सा हिस्ट्री अगर जान लें तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये समझौता हुआ था ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? रशिया में है। लाल बहादुर शास्त्री और जो है पाकिस्तान की तरफ से उस समय जनरल अयूब खान वहाँ के जो है ये थे सैनिक जनरल। तो इन दोनों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया था ताशकंद समझौते पर। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी माइंड, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसी में सारे रैम रोम वगैरह जितने भी जो है फंक्शंस हैं सारे चीज़ें इसी में होती हैं CPU में, इसीलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। तो CPU में क्या क्या होता है? मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है जो कंट्रोल करता है, एक ALU होता है, एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट है ना, एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट। तो ये मैथमेटिकल वर्क्स करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर रैम रोम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इसमें रहती हैं, इसीलिए, और मेमोरी भी इसमें रहता है, इसीलिए इसे मस्तिष्क कहा जाता है। गैट का उत्तराधिकारी संगठन क्या है? गैट मिंटू से जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका जो है उत्तराधिकारी संगठन, यानी जब ये संगठन ख़त्म हुआ तो कौन सा संगठन आया? तो ये जब ख़त्म हुआ तो WTO आया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो गैट था ये भी ट्रेड से रिलेटेड था और 1995 में इसका अस्तित्व ख़त्म हुआ और इसके जगह पे आया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 14 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 61 था के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान मेनली 3 ऐसे, ये याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये है जैसे झारखंड, ठीक है ना, उसके नीचे क्या है? उड़ीसा है, और इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और इधर क्या है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो देखिए झारखंड में एक इस्पात संयंत्र तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था जिसका नाम है बोकारो इस्पात संयंत्र। ये रशिया के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में एक भिलाई है, ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा इन तीनों स्टेट्स में, और इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा। तो भिलाई जो लगा, ये लगा भिलाई जो इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ में, ये भी रशिया के सहयोग से लगा। उड़ीसा के राउरकेला में एक इस्पात संयंत्र लगाया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही, और ये लगाया गया पश्चिम जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। और एक लगाया गया दुर्गापुर में, ठीक है। तो ये जो लगाया गया ये किसके सहयोग से? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो है किस इस्पात संयंत्र को लगाया गया? जर्मनी के सहयोग से। तो जर्मनी के सहयोग से किसको लगाया गया? राउरकेला को। तो यहाँ पे ऑप्शन है भिलाई, बोकारो, राउरकेला या दुर्गापुर। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये आप याद कर लें किस देश के जो है सहयोग से कौन सा इस्पात कारखाना लगाया गया था, बिल्कुल ईजी है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है यानी इंटीग्रेटेड है,
को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? क्या? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को। तो इसका आंसर है 2004। 2004 में आईसीटी को यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को जो है लॉन्च किया गया था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है ना? ऑयल एंड पेट्रोलियम का कॉरपोरेशन से रिलेटेड ओपेक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड ये संगठन है। तो इसका मुख्यालय जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, भारत की पहली मानव चालित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? मानव के साथ जो यान उड़ेगा, भारत का ऐसा कौन सा जो है मिशन है? ठीक है। ऑप्शंस है वायुयान, गगनयान, गगन विमान या फिर पुष्पयान। तो गगनयान भारत का ऐसा जो है योजना है कि मानव के साथ हम अंतरिक्ष में भेजें यान को। अभी तक इंडिया मानव के साथ अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया है मिशन को, तो इसका नाम गगनयान है। ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए? ठीक है। देखिए, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स थे, पहले क्या होता था, जो खेती होती थी तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते थे जैसे गोबर का खाद वगैरह। ठीक है। और जो अपशिष्ट थे, कूड़ा कचरा जो कि डिग्रेड हो जाते हैं, तो ये सब जो है इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन पहली बार जो कृत्रिम रूप से जो उर्वरक बनाए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं, तो किस सदी में इसका पहली बार इसको निर्मित किया गया? 16वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में या 19वीं या फिर 17वीं सदी में? तो 19वीं सदी में इसे पहली बार निर्मित किया गया। 19वीं सदी यानी 1801 से लेकर के 1899 तक का सदी 19वीं सदी। ठीक है। फिर एक बुक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कोएलिशन हैंड बुक। ठीक है। कि लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो है सबा नकवी। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। ये तब के लिए रिलेवेंट होगा, लेकिन अब जो है शायद ये प्रासंगिक नहीं है। और अब के जो बुक्स हैं वो आप याद करके जाएं, जो अभी फ़िलहाल कुछ लेखकों के द्वारा इम्पोर्टेंट बुक्स लिखे गए हैं। हम एक वीडियो इसका भी ले आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? देखिए, तो रिपन वो व्यक्ति था, इसका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884। इसे सज्जन रिपन के नाम से भी हिंदुस्तान में याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एक से एक कल्याण के काम हिंदुस्तान में उस समय किए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978, जिसके तहत भारत में प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी, को हटाने वाले रिपन थे। इल्बर्ट विधेयक, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटेन के न्यायाधीशों के समान अधिकार देने की बात की गई थी, ये विधेयक भी रिपन के ही कार्यकाल में लाया गया था। रिपन ने ही सर्वप्रथम स्थानीय निकायों यानी जो अभी जिसको हम पंचायत के नाम से जानते हैं को लाने का काम किया। तो रिपन के टाइम के महत्वपूर्ण काम बहुत सारे हुए हैं जो आप देख लें, बराबर पूछा जाता है। तो भारत में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों यानी पंचायत और नगरपालिका वगैरह के सृजन की पहल की? तो ये रिपन थे। तो इस सेट के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.